नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। शेख शाहजहां से आज पूछताछ शुरू करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने कल कस्टडी सौंपी थी। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोप पर 10 लाख का इनाम। एनआईए ने सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की रेड। कानपुर में सुबह 6 बजे पहुंची टीम। सीसीटीवी बंद किए, मोबाइल जब्त। 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर जाएंगे पीएम। आज 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। 1000 युवाओं को जॉब लेटर देंगे। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी बुधवार को सीबीआई को मिल गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने उसे सीबीआई के हवाले किया। आज सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। सीबीआई की एक टीम बुधवार शाम 3:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी, जहां शाम 6:30 बजे के बाद टीम को शाहजहां की कस्टडी मिल गई थी। इसके बाद एजेंसी उसे मेडिकल टेस्ट कराने ले गई। इससे पहले बंगाल पुलिस ने सीबीआई के सुपुत्र करने से पहले शेख का मेडिकल टेस्ट कराया था। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में इस साल 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था। इसमें कई अफसर घायल हुए थे। इसकी जांच अब सीबीआई के हाथों में है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी की जानकारी के बदले 10 लाख रुपए का इनाम देने की पेशकश की है। एजेंसी ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि जो भी व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी देगा जिसकी मदद से आरोपी गिरफ्तार हो सके, वो इनाम का हकदार होगा। एनआईए ने यह भी कहा कि जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये जानकारी ईमेल या नंबर के जरिए दी जा सकती है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोपी की तस्वीर भी जारी की। यह तस्वीर 1 मार्च को विस्फोट से पहले सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति कैफे के पास बस से उतरता है और 11:30 बजे कैफे में दाखिल होता है। आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। वो एक बैग लेकर आया था। कैफे में उसने इडली ऑर्डर की, काउंटर पर पेमेंट करके टोकन लिया। इसके बाद 11:45 बजे बैग को डस्टबिन के पास रखकर चला गया। 1 घंटे बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी ने छापा मारा है। गुरुवार की सुबह 6 वाहनों से ईडी के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू की। सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है। उनके खिलाफ 14 मार्च को आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में फैसला आना है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, अरशद और इरफान के पिता हाजी मुश्ताक के पुराने घर पर ईडी ने छापा मारा है। सुबह 6 बजे ईडी अफसर अर्धसैनिक बल के साथ विधायक के घर पहुंचे थे। इरफान के घर की बालकनी पर महिला अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। अर्धसैनिक बल ने मकान को घेर लिया है। किसी को भी बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जांच चल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 3 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे का भी रमजान माह में फैसला होगा। अभियोजन के उच्च न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल करने के कारण निर्णय नहीं हो सका। न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 14 मार्च नियत की। उसी दिन इरफान के खिलाफ आगजनी के मुकदमे का फैसला हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर जा रहे हैं। पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान पीएम 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी देंगे। इसके पहले पीएम मोदी 2019 में कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पीएम की जनसभा श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में होगी, जहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहां हजारों की तादाद में जवान भी तैनात है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बक्सी स्टेडियम के 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। झेलम नदी और डल झील में मरीन कमांडो तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के ट्रैवल रूट में पढ़ने वाले स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने तक के लिए टाल दी गई हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। सीईसी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए नामों में से उम्मीदवार फाइनल किए जाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो इस वक्त केरल के वायनाड से सांसद है। वहीं प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने के बाद रायबरेली सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी परिवार के किसी सदस्य को ही टिकट दे सकती है। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का है। राहुल ने राजस्थान में बाड़मेर के बायतपुर और उदयपुर के वल्लभनगर में चुनावी सभा में कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह उसी निर्देश के बाद आई है। 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए राहुल को जारी किए गए नोटिस पर फैसला लेने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नवंबर 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया गया बयान अच्छा नहीं था। कोर्ट के आदेश और राहुल के जवाब सहित जेब कतरा और पनौती जैसे कमेंट से जुड़े केस में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बीती 29 फरवरी को अंधेरी कोर्ट ने 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। यह मामला 2022 में रिलीज हुई फिल्म होली काओ से जुड़ा हुआ है, जिसे आलिया ने प्रोड्यूस किया था। कभी आलिया की दोस्त रही मंजू एम गढ़वाल शुरुआत में इस फिल्म की को प्रोड्यूसर थी। उन्होंने ही आलिया पर 5 साल पहले 31,68,000 रुपए न लौटाने को लेकर मामला दर्ज किया था। मंजू ने कहा, शुरुआत में मैं इस फिल्म को आलिया के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही थी। तब आलिया ने मेरी फैमिली से 1 महीने के लिए पैसे उधार लिए थे, क्योंकि सेट पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। 5 साल से ये मामला चल रहा है और आलिया ने आज तक हमें पैसे नहीं लौटाए। इसके चलते मेरे पेरेंट्स आज तक परेशान हो रहे हैं। वो सीनियर सिटीजन है। मंजू ने आगे बताया, जब पहली बार आलिया के खिलाफ इस केस में वारंट इशू हुआ था, तब उनके एक वकील आए थे जिन्होंने सेटलमेंट के लिए बोला था। हम इसके लिए तैयार थे, पर फिर कुछ दिनों बाद आलिया ही लापता हो गई। इसके बाद एक सुनवाई और हुई, तब भी आलिया नहीं आई। ऐसे में इस बार आलिया के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। वहीं चीन और रूस मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस्क के सीईओ यूरी बोरिसोव ने कहा, 2033 से 35 में रूस और चीन मिलकर चांद की सतह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। बोरिसोव ने कहा, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह पर पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट ज्यूस बनाएगा। ये कार्गो रॉकेट होगा और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ लॉन्चिंग पर इंसानों को ध्यान देना होगा। बोरिसोव ने कहा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑटोमेटेड मोड पर तैनात किया जाएगा। चांद पर पावर प्लांट लगाने के दौरान किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। पावर प्लांट बनाने की तकनीक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल लूनर रोवर रहेंगे जो रिसर्च करेंगे, साथ ही रोबोट्स होंगे। हम एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्लांट चांद पर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष में किसी तरह का परमाणु हथियार नहीं भेज रहे हैं। स्पेस में न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। बुधवार को 15 राज्यों में वोटिंग हुई। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सभी 15 सीटों पर बाइडेन की जीत हुई। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 14 सीटों पर ट्रंप जीते। ट्रंप ने भारतवंशी निक्की हैली को हराया। हैली सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। इसके बाद अब उन्होंने राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदारी से नाम वापस लेने का फैसला किया है। निक्की हैली दूसरी भारतवंशी कैंडिडेट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो गई है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी ने शुरुआती चुनाव हारने के बाद उम्मीदवारी से नाम वापस लिया था। बुधवार देर रात निक्की ने कहा, मैंने अपने कैंपेन की शुरुआत जिन शब्दों से की थी वही दोहरा रही हूँ। उन महिलाओं और लड़कियों का खास तौर पर शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। हमें आगे भी मजबूत और साहसी रहना होगा, ना डरने की जरूरत है और ना हिम्मत हारने की। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप और हम जहां भी जाएंगे वो ईश्वर हमारे साथ होगा। इस कैंपेन के दौरान मैंने अपने इस देश की महानता को देखा। दिल की गहराइयों से आज सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अमेरिका।
वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने घोषणा की है कि वो भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता फिर से शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मालदीव खुद ये सर्वे शुरू के लिए जरूरी मशीनें और तकनीक जुटाएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति मुइज़ ने यह भी घोषणा की कि वो देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) की 24 घंटे निगरानी भी शुरू करेंगे, जिससे देश की रक्षा की जा सके। चीन के साथ रक्षा समझौता करने के 2 दिन बाद मालदीव ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने बताया कि समझौते के तहत मालदीव को चीन से मुफ्त में सैन्य सामग्री और मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। इससे पहले सोमवार को मालदीव ने चीन के साथ पहला रक्षा समझौता किया था। समझौते के बाद राष्ट्रपति मुइज़ ने देश में मौजूद भारतीय नागरिकों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 मई के बाद मालदीव में सादे कपड़ों में भी कोई भारतीय सैनिक नहीं रहेगा। मुइज़ ने कहा था, कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सैनिक देश छोड़ नहीं रहे हैं। वो टेक्निकल स्टाफ के बहाने केवल यूनिफॉर्म बदलकर सादे कपड़ों में देश लौट रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ इन बातों का खंडन करता हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।